Hello DC family, welcome back to our new episode of Unit 3 Registration and Dissolution of a Firm। तो 2 यूनिट हम लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट की सक्सेसफुली कंप्लीट करी थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने दोनों यूनिट्स को पूरा एंजॉय भी किया होगा और साथ में उसका प्रॉपर रिवीजन भी किया होगा। लेकिन मैंने लास्ट में भी बोला था, अभी फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लगाना मत भूलिएगा। हर एक यूनिट के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लगाइएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 देखिए क्या बताता है। यूनिट 3 बताता है फर्म के रजिस्ट्रेशन के बारे में और फर्म के डिसोल्यूशन के बारे में। तो इस चैप्टर को अगर आप चाहो तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोगों की कोशिश रहेगी कि आज वाली क्लास में हम लोग रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन करवाना, फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना हमेशा ऑप्शनल होता है। आप चाहो तो करवाओ, चाहो तो ना करवाओ, लेकिन इसके लिए कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन दिया हुआ है इलीगल एसोसिएशन का। इलीगल एसोसिएशन क्या बोलता है? इलीगल एसोसिएशन बोलता है कि अगर ऐसी कोई भी एसोसिएशन है जो प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी कर रही है, ऐसी कोई भी एसोसिएशन है जो प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी कर रही है और उसमें 50 या 50 से ज्यादा लोग मिलकर के कोई भी काम कर रहे हैं, तो ऐसी एसोसिएशन को इलीगल एसोसिएशन बोला जाएगा अगर वो किसी भी एक्ट में या किसी भी जगह पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसी एसोसिएशन को इलीगल एसोसिएशन बोला जाएगा। तो वैसे तो यहां पर बोला गया है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना हमेशा से ऑप्शनल है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर 50 या 50 से ज्यादा लोग हो रहे हैं तो फिर उस सिचुएशन में उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाता है। और अगर इससे कम है, अगर इससे कम नंबर ऑफ पार्टनर है, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन करवाना या ना करवाना वो आपके हाथ में। लेकिन हाँ, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो उसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, वो साइड इफेक्ट अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो एक बार देखते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो देखते हैं एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 58। सेक्शन 58 बताता है, देखिए सबसे पहले, द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म मे बी affected at any time by sending by post or delivering to the registrar of the area in which any place of business of the firm is situated or proposed to be situated। तो जहां पर आप अपने फर्म का ऑफिस खोलने के लिए जा रहे हैं, जहां पर आप अपने फर्म का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, उस एरिया में जो भी रजिस्ट्रार होगा, उस एरिया में इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जिस रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया होगा उसको आप नॉर्मली बाय पोस्ट भी कर सकते हैं और साथ में जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उसको आप साथ में डिलीवर भी कर सकते हैं। स्टेटमेंट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, अब जो भी फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट में, एंड अकम्पनीड बाय द प्रेस्क्राइब फी स्टेटिंग, और साथ में जो भी फीस होगी उस फीस के साथ में, और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ती है। उस इंफॉर्मेशन के साथ में आप उस एरिया का जो भी रजिस्ट्रार है उसको आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो देखते हैं एक बार क्या क्या चीजें बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले फर्म नेम, फर्म का नाम क्या होगा। द प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, कि फर्म का जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो वहां पर बिजनेस का एड्रेस क्या होगा, उस जगह का पता आपको बताना पड़ेगा। तीसरा, द नेम्स ऑफ एनी अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, अगर उसकी कोई ब्रांच है या कहीं पर और दूसरी जगह भी बिजनेस हो रहा है तो उस जगह का भी नाम बताना पड़ेगा, उस जगह का भी पता बताना पड़ेगा। द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, किस डेट में सारे पार्टनर्स ने फर्म को ज्वाइन किया था। द नेम्स इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का पूरा नाम और उनका परमानेंट एड्रेस, एंड साथ में ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, अगर फर्म की ड्यूरेशन फिक्स्ड है, अगर फर्म की ड्यूरेशन फिक्स है तो ड्यूरेशन भी बतानी पड़ेगी, और अगर पार्टनरशिप एट विल है तो फिर वहां पर ड्यूरेशन का कोई भी मतलब नहीं बनता है। आगे देखते हैं। हम्म अब देखिए वहां पर जो भी स्टेटमेंट होगा उसमें सारे के सारे पार्टनर साइन करेंगे। देखिए कंपनी के केस में क्या होता है, जैसे अभी आप रिवीजन कर रहे हो तो अभी आप कंपनी लॉ भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो कंपनी में और पार्टनरशिप फर्म में फर्क होता है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जबकि पार्टनरशिप फर्म की अपनी कोई अलग आइडेंटिटी नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म का मतलब सारे के सारे पार्टनर्स, तो उसमें जो कुछ भी लिखा गया है, जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें सारे के सारे पार्टनर्स को साइन करना पड़ेगा, और बाय देयर एजेंट स्पेशली ऑथराइज इन दिस बिहाफ, और अगर उन्होंने इस बिहाफ पर किसी भी एजेंट को ऑथराइज किया है तो वो उनके बिहाफ पर सिग्नेचर कर सकता है।
देखिए, ईच पर्सन साइनिंग द स्टेटमेंट शैल ऑल्सो वेरीफाई इट इन द मैनर प्रेस्क्राइब। तो जो भी पर्सन उसमें साइन कर रहा है वो स्टेटमेंट को वेरीफाई करेगा। अ फर्म नेम शैल नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो देखिए, जब आप फर्म का नाम रखेंगे ना, जैसे मैंने कंपनी में भी बताया था, एलएलपी में भी बताया था, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी, तो जिस तरीके से आप कंपनी का, एलएलपी का नाम रखते समय जो प्रिकॉशंस लेकर के चलते हैं, कुछ सावधानियां लेकर के चलते हैं कि क्या क्या नाम, क्या क्या वर्ड्स आप अपने नाम में यूज नहीं कर सकते, किस तरह का नाम आप नहीं रख सकते। ठीक उसी तरीके से अगर पार्टनरशिप फर्म का भी आप नाम रख रहे हो तो वहां पर कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, इस तरीके के नाम आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हो। दूसरा और वर्ड्स एक्सप्रेसिंग और इंप्लाइंग द सैंक्शन अप्रूवल ऑफ पैट्रोनेज ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट ने अपने रिजर्व में रखा हुआ है, यानी अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो उन नामों को यूज करेगी, और अगर कोई भी पर्सन चाहता है उन नामों को यूज करना तो उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे महात्मा गांधी, अशोक चक्र, ये नॉर्मली ये कुछ वर्ड्स होते हैं, ये कुछ सिंबल होते हैं, ये हर आदमी यूज नहीं कर सकता, और अगर यूज करना है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक भी आप यूज नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि बैंक वर्ड यूज करने के लिए आपको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि बैंक तो बैंकिंग कंपनीज लगाती हैं। तो यहां पर कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको गवर्नमेंट से और कंसर्न अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, एक्सेप्ट व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट signifies its consent to the use of such word as part of the firm name by order in राइटिंग। तो वहां पर आपको गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, और गवर्नमेंट जब आपको परमिशन दे देगी उसके बाद आप उन नामों को यूज कर सकते हो। आगे देखते हैं। अब देखिए सेक्शन 59 बताता है रजिस्ट्रेशन। तो देखिए, व्हेन द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड। अब आपने जो सेक्शन 58 में, अब आपने जो सेक्शन 58 में रिक्वायरमेंट बताई गई थी, यानी कि आपने नाम सोच समझ करके रखा हुआ है, आपने जो भी फॉर्म था वो फिल किया हुआ है, पार्टनर्स ने जो भी स्टेटमेंट देने थे वो स्टेटमेंट देकर के उसको वेरीफाई भी कर लिया है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। उसके बाद में जब रजिस्ट्रार पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएगा, उसके बाद में वो आपकी फॉर्म को रजिस्टर्ड करेगा। देखिए, when the registrar is satisfied that the provision of section 58 have been duly complied with, he shall record an entry of the statement in the register। तो रजिस्ट्रार अपने एक रजिस्टर मेंटेन करके चलता है, रजिस्ट्रार अपने एक रजिस्टर मेंटेन करके चलता है, उसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स। तो जब फर्म का नाम रजिस्टर ऑफ फर्म में लिख दिया जाएगा तब यह मान करके चला जाएगा कि यह फर्म रजिस्टर्ड हो गई, एंड शैल फाइल द स्टेटमेंट। देन ही शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद में वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगा। क्या बेटा? तो उसके बाद में जब सेक्शन 58 की सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं सब आप पूरी कर लोगे, जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाएगा, उसके बाद में आपकी फर्म का नाम रजिस्टर ऑफ फर्म्स में मेंशन किया जाएगा। उसके बाद में रजिस्ट्रार क्या करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा। However, registration is deemed to be completed as soon as the application in the prescribed form when the prescribed fee and necessary details concerning the particulars of partnership is delivered to the registrar। देखो, वैसे तो जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो फाइनल एविडेंस होता है कि भाई अगर सर्टिफिकेट इशू हो गया है, रजिस्टर ऑफ फर्म्स में नाम चढ़ गया है, तो उसके बाद में आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो गई है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है? यहां पर यह माना जा रहा है कि जब आपने सारी की सारी डिटेल्स जो सेक्शन 58 में थी, जब आपने फॉर्म भर दिया था, सारे स्टेटमेंट कर दिए थे, सबने साइन कर दिए थे, आपने फीस डिपॉजिट कर दी थी, यानी सारी की सारी फॉर्मेलिटीज आप सबमिट करके डिलीवर कर चुके हो, तो जब आपने डिलीवर किया तो वहां पर माना जा सकता है कि फर्म रजिस्टर हो गई। तो फर्म के रजिस्ट्रेशन में और बाकी जो कॉर्पोरेट एंटिटी है उसके रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा फर्क है। बाकी की कॉर्पोरेट एंटिटी में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कॉर्पोरेट एंटिटी फॉर कंपनी एंड एलएलपी ये तभी एग्जिस्टेंस में आएंगी जब इनका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है कि जब आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देते हो, फीस वगैरह सब सबमिट करते हो, तो क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, पुराना मॉडल है, ठीक है, तो इस वजह से यहां पर जब आप ये सारी चीजें डिलीवर करोगे तो वहां पर आप ये मान करके चल सकते हो कि भाई रजिस्ट्रेशन हो ही जाएगा। अगर कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है तो इसका मतलब जब आपने डिलीवर किया है तो रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर कर ही लेगा। तो इसी वजह से बेटा यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है ना,
वो डीम्ड वर्ड यूज हुआ है कि यहां पर मान लिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया, यानी हमारे एंड से काम कंप्लीट हो गया है, अब जो भी काम बचा है वो रजिस्ट्रार का बचा हुआ है। हाँ, the recording of an entry in the register of firm is a routine duty of registrar। तो भाई ये रजिस्ट्रार की ड्यूटी है, ये रजिस्ट्रार की ड्यूटी है कि वो रजिस्टर ऑफ फर्म्स में आपका नाम चढ़ाएगा ही चढ़ाएगा। तो इस वजह से यहां पर माना गया है कि जब आप सारी चीजें डिलीवर कर देते हो तो ये मान लिया जाता है कि आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो गई। registration may also be affected even after a suit has been filed by the firm, but in that case it is necessary to withdraw the suit first and get the firm registered and then file a fresh suit। अब देखो यहां पर क्या बोला है। मान लीजिए कि एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, ए बी सी, इन तीन लोगों ने अपनी एक फर्म बनाई एबीसी कॉर्पोरेशन, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने डी को गुड्स सप्लाई किए, मान लीजिए 50,000 रुपए के गुड्स इन्होंने डी को सप्लाई किए। अब डी पेमेंट नहीं दे रहा है, अब डी पेमेंट नहीं दे रहा है, और इनकी ये जो फर्म है, इनकी ये जो फर्म है ये रजिस्टर्ड नहीं है। अब देखो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन जो शब्द है ना, उस रजिस्ट्रेशन शब्द का मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन शब्द का मतलब होता है कि जो भी कंसर्न अथॉरिटी है हमने उसकी नॉलेज में डाल दिया है कि भाई हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी हमारी एग्जिस्टेंस का एविडेंस। अगर हमारे पास में रजिस्ट्रेशन है तो इसका मतलब हमारी एग्जिस्टेंस का एक रजिस्ट्रेशन हो गया, हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में कंसर्न अथॉरिटी को पता है क्या इस नाम की भी एक फर्म एग्जिस्ट करती है। तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए तो इसका मतलब कंसर्न अथॉरिटी क्या किसी को भी, पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि इस नाम की फर्म कुछ एग्जिस्ट करती भी है। तो भाई जब आपकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं तो आप कोर्ट में सूट कैसे फाइल करोगे, क्योंकि उसमें तो स्टैम्प पेपर में आपको जो जुडिशियल स्टैम्प पेपर होते हैं उसमें पूरा सूट फाइल करना पड़ता है, सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, कोर्ट की फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है। जिस चीज की एग्जिस्टेंस है ही नहीं, जो एंटिटी एग्जिस्ट करती नहीं है कानून की नजर में, वो क्या सूट फाइल कर सकती है, अभी नहीं कर सकती। तो क्या यहां पर क्वेश्चन उठता है, क्या एबीसी कॉर्पोरेशन डी के ऊपर सूट फाइल कर सकती है इस 50,000 रुपए की रिकवरी के लिए? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है। लेकिन यहां पर पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, भाई अगर आपको सूट फाइल करना है तो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं, अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही है कि फर्म के पैसे को रिकवर करने के लिए आप थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकते हो। इसके लिए एक्ट बोल रहा है कि भाई अगर आपको सूट फाइल करना है तो आप पहले तो पुराने वाले सूट को विड्रॉ कर लो, विड्रॉ करने के बाद में रजिस्ट्रेशन करवाओ, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आप फ्रेश सूट फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता तब तक थर्ड पार्टी के ऊपर कोई भी सूट भी फाइल नहीं हो सकता, और अगर आपने सूट किया है तो आपको सूट को विड्रॉ करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और उसके बाद में आप फ्रेश सूट फाइल कर सकते हो। हालांकि कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं, इसमें दिया नहीं है, मैं आपको अलग से बता रहा हूं, कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिनको लेकर के आप रजिस्ट्रेशन के बाद भी सूट फाइल नहीं कर सकते अगर वो पुराने मैटर्स, अगर वो पुराने मैटर रजिस्ट्रेशन के बाद, आज रजिस्ट्रेशन हो गया, आज के बाद जो भी ट्रांजैक्शन करोगे हर एक ट्रांजैक्शन लीगल है, हर एक ट्रांजैक्शन के लीगल इफेक्ट है। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन से पहले किए हैं आपने, और रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप सूट फाइल कर रहे हो तो मना कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो ट्रांजैक्शन किए थे तब आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, तो उन मैटर्स पे सूट फाइल नहीं हो सकता। तो वही चीज यहां पर बताई गई है। तो कुछ मैटर्स पे जिसपे आप सूट फाइल कर सकते हो तो उसको आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, विड्रॉ कराने के बाद में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फ्रेश सूट फाइल करना पड़ेगा। तो देखिए एक बार आगे देखते हैं। अब देखिए लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ पेनाल्टी। सेक्शन 59A, if the statement in respect of any firm is not sent or delivered to the registrar with the time specified in subsection 1A of the section 58, then the firm may be registered on payment to the registrar of a penalty of 100 rupees per year of delay or a part thereof। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सॉरी। अगर मान लीजिए आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो गई, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने बिजनेस को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं होते, हम लोगों ने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन बिजनेस तो करना शुरू कर दिया लेकिन हम कॉन्फिडेंट नहीं थे, हमने सोचा यार रजिस्ट्रेशन कौन करवाए,
रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में तमाम तरीके की लीगल फॉर्मेलिटी होने लगती हैं। तो एक काम करते हैं, पहले कुछ साल बिजनेस करते हैं और कुछ साल बिजनेस करने के बाद में देखा जाएगा, आगे रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाएगा। तो अगर आपने प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो उस केस में अगर आप बाद में रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 100 रुपीज पर ईयर के हिसाब से 100 रुपीज पर ईयर के हिसाब से आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। उसके बाद फर्म का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। अब देखिए कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अब अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या होगा? तो देखिए अंडर द इंग्लिश लॉ द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज कंपलसरी। तो इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग तो रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है। अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लेकिन अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर पार्टनरशिप एक्ट भी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही बनाया था भाई, 1932 में बना था। तो 1932 में हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट तो थी, पार्लियामेंट में थोड़ी ना बना था, आज के कानून के हिसाब से थोड़ी ना बना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। लेकिन तो भी इसको बोला गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है। लेकिन अगर इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग देखो तो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी। और इंग्लिश लॉ कहां चलता है? इंग्लैंड में, ना कि इंडिया में। तो यहां पर देखिए देयरफॉर देयर इज अ penalty for non-registration of firm, but the Indian Partnership Act does not make the registration of firm compulsory, nor does it impose any penalty for non-registration। यानी कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाया है तो भी कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। हाँ, अभी अब दिमाग में आएगा कि सर अभी तो आपने बताया कि 100 रुपए वाली पेनाल्टी लगेगी। वो बेटा तब लगेगी जब आप फर्दर यानी फ्यूचर में रजिस्ट्रेशन करवाओगे, तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी कि भाई आपने लेट रजिस्ट्रेशन करवाया। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो कोई भी आपसे पूछने के लिए नहीं आएगा आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया, और इस बात की आपके ऊपर कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तो देखिए हाउएवर under section 69 non-registration of partnership gives rise to a number of disabilities which we shall presently discuss। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ डिसेबिलिटीज यहां पर दी गई हैं। तो देखते हैं एक बार। ऑल्दो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपलसरी, yet the consequences or disabilities of non-registration have persuasive pressure of their registration। These disabilities briefly as are as follows। तो देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली तो वही है जो मैंने आपको बताई, नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। ना ही पार्टनर पर्सनल लेवल पे थर्ड पार्टी को स्यू कर सकते हैं और ना ही वो फर्म के नाम पर थर्ड पार्टी को स्यू कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई सिविल केस फाइल कर सकते हैं। देखिए the firm or any other person on its behalf cannot bring an action against the third party for breach of contract entered into by the firm। लेकिन बेटा यहाँ पर पर्सनल कैपेसिटी की बात नहीं हो रही। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या पर्सनल कैपेसिटी में अगर उसके साथ में कुछ भी हो रहा हो, इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ भी हो रहा हो, तो उसमें आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर कोई ट्रांजेक्शन फर्म के बिहाफ पर किया गया है, फर्म के नाम पर किया गया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट फर्म के नाम पर बना हुआ है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के कंडीशन में आप सूट फाइल नहीं कर सकते। तो देखिए अनलेस द फर्म इज रजिस्टर्ड एंड द पर्सन सुइंग आर और हैव बीन शोन इन द रजिस्टर ऑफ फर्म एज पार्टनर इन द फर्म। तो जब तक फर्म का नाम रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स में नहीं लिखा गया है, जो रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स होता है उसमें नहीं लिखा गया है, जब तक पार्टनर्स की डिटेल उसमें सबमिट नहीं करी गई है, तब तक फॉर्म अनरजिस्टर्ड मानी जाएगी। और अगर अनरजिस्टर्ड है तब फिर वो सूट फाइल नहीं कर सकती। इन अदर वर्ड्स अ रजिस्टर्ड फॉर्म कैन ओनली फाइल अ सूट अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी एंड द पर्सन सुइंग हैव बीन इन द रजिस्टर ऑफ फर्म एज पार्टनर इन द फर्म। तो उम्मीद है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ ऑफ क्लेम। अब देखो सेट ऑफ का पहले मतलब क्या होता है। सेट ऑफ बेटा सिविल केस है, ठीक है। ये जो सिविल प्रोसीजर कोड है ना, तो सिविल प्रोसीजर कोड में सेट ऑफ का प्रोविजन दिया गया है। सेट ऑफ होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करिए ए ने बी को स्यू किया, ए ने बी को स्यू किया फॉर ₹5,000, 5,000 रुपए की रिकवरी के लिए ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया और फाइनली ए जीत भी गया।
अब कोर्ट ने बी को बोला कि भाई आपको 5,000 रुपए ए को कॉम्पनसेशन के तौर पे देना पड़ेगा, या कैसे भी करके 5,000 रुपए आपको, चाहे वो रेस्टिट्यूशन बेनिफिट हो, आपको देना पड़ेगा 5,000 रुपए। तो बी ने बोला कि सर ठीक है 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन मेरे पास में भी एक लीगल डेट है। बी हैज लीगल डेट अगेंस्ट ए। बी के पास में भी ए के अगेंस्ट में एक लीगल डेट था 2,000 रुपए। ठीक, तो कोर्ट में बी ने बोला कि सर हमें भी तो इनसे 2,000 रुपए लेने, और ये लीगल डेट है, बिल्कुल वैलिड अमाउंट है। तो जब कोर्ट ने देखा, तो कोर्ट ने पाया कि वाकई में यार बी को भी ए से 2,000 लेने हैं। तो कोर्ट क्या करेगी, इस 5,000 में से 2,000 रुपए को सेट ऑफ कर देगी, और बी को बोलेगी आप एक काम करो, आप 3,000 रुपए दे दो। ठीक, तो अभी तक बी की लायबिलिटी कितनी थी, 5,000 की, 2,000 रुपए सेट ऑफ हो गया, अब कितनी लायबिलिटी बची, 3,000। तो अब यहां पर 2,000 रुपए सेट ऑफ हो गया। सेट ऑफ का पर्पस क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड में बताया गया है। सेट ऑफ का पर्पस ये है कि अगर सेम प्रोसीडिंग में इस 2,000 रुपए वाले मैटर को सॉल्व ना किया गया होता, या उसको सेट ऑफ ना किया होता, तो उस केस में क्या होता, फिर से अभी ए ने बी को सू किया, अब बी ए को सू करता 2,000 रुपए के लिए। तो दोनों पार्टीज के बीच में एक जैसा ट्रांजैक्शन है, और उसके लिए कोर्ट में दो दो बार सूट फाइल किया जाए तो कोर्ट का टाइम बड़ा कीमती होता है। तो इससे अच्छा क्या है कि एक ही प्रोसीडिंग में अमाउंट को सेट ऑफ कर दो, ताकि दोनों को रेमेडी मिल जाए। तो कोर्ट का टाइम बचाने के लिए इस तरीके के प्रोविजंस को सिविल प्रोसीजर कोड में डाला गया है। तो यहां पर अब फर्म के केस में आते हैं अगर, तो यहां पर पार्टनर्स को सेट ऑफ का क्लेम नहीं मिल सकता, यहां पर पार्टनर्स को सेट ऑफ का क्लेम नहीं मिल सकता। यानी कि किसी आउटसाइडर ने पार्टनर्स को स्यू किया, और पार्टनर्स के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि 50,000 रुपए देने। अब पार्टनर्स को भी उनसे 10,000 रुपए लेने हैं, लेकिन पार्टनर्स वो 10,000 रुपए का सेट ऑफ नहीं करा सकते। तो एक बार देखते हैं, इफ एन एक्शन इज ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म बाय अ थर्ड पार्टी, then neither the firm nor the partner can claim any set off if the suit be valued for more than rupees 100 or pursue other proceeding to enforce the rights arising from any contract। तो बेटा यहां पर एक लिमिट दी गई है 100 रुपए। 100 रुपए तक का अगर अमाउंट है तो उसको सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन 100 रुपए से ज्यादा का अमाउंट है तो उसको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। और आज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो 2025 में, तो 2025 में 100 रुपए की क्या ही वैल्यू होगी, और 100 रुपए के लिए कोई केस भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसको चेंज भी नहीं किया गया है, इसी वजह से 100 ही रुपए लिखा गया है। तो अगर आज की तारीख में कोई भी मैटर होता है तो 100 रुपए तक का जो अमाउंट है उसको तो सेट ऑफ कर दिया जाएगा, 100 रुपए से ज्यादा का कोई अमाउंट है तो उसको सेट ऑफ आगे देखते हैं। Aggrieved partner cannot bring legal action against other partner or the firm। अब देखो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, मैंने आपको लॉजिक बताया ना कि जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है उसके अगेंस्ट में आप कैसे एक्शन ले सकते हो। तो अगर एक पार्टनर फर्म या बाकी के पार्टनर्स को स्यू करना चाहता है तो वो भी नहीं कर सकता, ये भी एक डिसेबिलिटी है। देखिए, a partner of an unregistered firm or any other person on his behalf is precluded from bringing legal action against the firm or any person alleged to be or to have been a partner in the firm, but such a person may sue for dissolution of the firm or for accounts and realization of his share in the firm's property where the firm is dissolved। तो फर्म के डिसॉल्व होने के बाद में तो भाई आप कर सकते हो, फर्म के अकाउंट को लेकर के कर सकते हो, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के को लेकर के कर सकते हो, अकाउंट की शेयरिंग को लेकर के कर सकते हो, लेकिन सब कुछ आफ्टर डिसोल्यूशन। उसके पहले जब तक फर्म का बिजनेस कंटिन्यू है, जब तक फर्म का बिजनेस चल रहा है, तब तक आप सूट फाइल नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पार्टी कैन सू द फर्म। भाई थर्ड पार्टी की गलती थोड़ी ना है, अब आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो डिसेबिलिटी आपकी हुई ना, तो आप लायबल हो गए, तो थर्ड पार्टी इसको क्यों सफर करेगी, जो थर्ड पार्टी सूट फाइल कर सकती है। तो देखिए, इन केस ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म एन एक्शन कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म बाय अ थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी के राइट्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए कुछ इसमें एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, एक बार एक्सेप्शन देख लेते हैं। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म डज नॉट हाउएवर इफेक्ट द फॉलोइंग राइट्स। तो ये नीचे कुछ राइट्स दिए गए, तो ये राइट्स रहेंगे, भले ही आपने रजिस्ट्रेशन अगर नहीं भी करवाया है तो ये राइट्स बने रहेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से। द राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू सू द फर्म, ये अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं कि थर्ड पार्टी सूट फाइल कर सकती है। दूसरा, द राइट ऑफ पार्टनर टू सू
फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ये भी अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं कि अकाउंट के सेटलमेंट के लिए, फर्म की प्रॉपर्टी को रियलाइज करने के लिए इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो डिसोल्यूशन के केस में सूट फाइल किया जा सकता है, ये भी हम लोग पढ़ करके आए हैं। ठीक, देखिए द पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनी, रिसीवर ऑफ कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड टू ब्रिंग एन एक्शन। अब अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, फर्म बंद हो रही है, पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि कोर्ट अपना एक ऑफिसर अपॉइंट करेगी जिसको बोला जाता है ऑफिशियल रिसीवर। तो ऑफिशियल रिसीवर के पास में पूरा राइट होगा, ऑफिशियल रिसीवर जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेच करके लायबिलिटीज को मीट आउट कर सकता है। तो आगे देखते हैं द राइट टू स्यू और क्लेम अ सेट ऑफ, ये भी अभी हम लोग पढ़ के 100 रुपए तक की लिमिट होती है, तो 100 रुपए से कम का अमाउंट है तो उसको सेट ऑफ किया जा सकता है, 100 रुपए से ज्यादा के अमाउंट को सेट ऑफ नहीं किया जाता। The right to suit and proceeding instituted by legal representative or heirs of the deceased partner of a firm for accounts of the firm or to realize the property of the firm। ये देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी पार्टनर की डेथ हो रही है या कोई भी पार्टनर जा रहा है, ठीक है, फर्म छोड़ करके, और फर्म छोड़ने के बाद में उसकी डेथ होने के बाद भी उसके अकाउंट्स को सेटल नहीं किया जा रहा, उसके रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, ना उसने अपना शेयर बाकी के पार्टनर्स को बेचा है, या अगर बेचा है तो वो लोग उसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई भी इस तरीके का अगर डिस्प्यूट है तो वहां पर भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव और जो उसके लीगल हायर्स हैं वो सूट फाइल कर सकते हैं प्रॉपर्टी को रियलाइज करा। तो आई होप ये पांचों एक्सेप्शन आपको क्लियर होंगे। ठीक है, इसमें से 3 तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है ए एंड कंपनी इज रजिस्टर्ड एज अ पार्टनरशिप फॉर्म इन 2017 विद ए बी एंड सी, यानी कि पार्टनर कौन कौन है, ए बी एंड सी। आगे देखते हैं इन 2018 ए डाइज, अब ए की डेथ हो गई कब, 2018 में, यानी फर्म पुरानी थी, फर्म के बाद में 1 साल बाद डेथ हो गई। अब 2019 में बी एंड सी क्यू एक्स इन द नेम एंड ऑन बिहाफ ऑफ ए एंड कंपनी। अब 2009 में क्या हो रहा है, सॉरी 2019 में बी और सी सूट फाइल कर रहे हैं एक्स के ऊपर ऑन बिहाफ ऑफ ए एंड कंपनी, यानी कि फर्म के बिहाफ, फर्म के बिहाफ पर विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। अब इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया है, अब इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया है। तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर आवर कंसीडरेशन इज वेदर द सूट इज मेंटेनेबल। तो अब बताइए कि यहां पर क्या ये सूट मेंटेनेबल होना चाहिए। अब यहां पर एक ही डेथ हो चुकी है, ऑलरेडी एक ही डेथ हो चुकी है, एक ही डेथ के बाद में इन्होंने अपना कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं है, तो क्या रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में जो एक्स के ऊपर सूट फाइल किया है क्या वो सूट वैलिड होना चाहिए। तो देखते हैं as regard the question whether in case of registered firm whose business was carried on after its dissolution by death of one or more partner, a suit can be filed by the remaining partners in respect of any subsequent dealing or transaction without notifying to the registrar of firm the changes in the constitution of the firm. It was decided that the remaining partners should sue in respect of such subsequent dealing or transaction even though the firm was not registered again after such dissolution and no notice of the partner was given to the registrar। तो देखिए कल मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनर की डेथ के बाद में कोई भी नोटिस देना जरूरी नहीं होता, ये हम लोगों ने पढ़ा था पार्टनर की डेथ के केस में। तो यहाँ पर वही चीज बताई जा रही है कि अगर बाई चांस कि मान लीजिए कोई भी ऐसा पार्टनर होता है कि जिसकी डेथ हो गई है, एक ही डेथ हो गई है, अब एक ही डेथ के बाद में उन लोगों ने अपना नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, क्यों, क्योंकि देखो एक पार्टनर की अगर डेथ हुई है तो कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज होगा। अब वहां पर एक ही डेथ हो गई तो बी और सी मिल करके डिसाइड करेंगे कि फर्म को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर यही चीज बताई जा रही है कि अगर उन्होंने सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाया है और कोई भी फर्दर ट्रांजेक्शन या कोई भी फर्दर डीलिंग करी है, ठीक है, तो वहां पर अगर कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी वो उस ट्रांजेक्शन के लिए सूट फाइल कर सकते। देखिए आगे the test applied in these cases was whether the plaintiff satisfied the two only requirement of section 69 subsection 2। तो अब अगर सूट फाइल कर रहे हैं तो वहां पर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए जो सेक्शन 69 और सबसेक्शन 2 में। सबसे पहले तो द सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म व्हिच हैड बीन रजिस्टर्ड, यानी कि जब एक ही डेथ हुई थी, जब एक ही डेथ हुई थी उस समय तीनों पार्टनर्स ने मिलकर के फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाया था, यानी पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर पहले रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में वो सूट फाइल कर ही नहीं सकती। तो पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा, द पर्सन सुइंग हैड बीन शोन एज पार्टनर इन द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, और जो भी पार्टनर सूट फाइल कर रहा है उसका नाम
जो भी रजिस्टर ऑफ फर्म है उसमें मेंशन होना चाहिए। इन व्यू ऑफ दिस पोजीशन ऑफ लॉ द सूट इज इन द केस बाय बी एंड सी अगेंस्ट एक्स इन द नेम एंड ऑन बिहाफ ऑफ ए एंड कंपनी इज मेंटेनेबल। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन पूरी हो रही है उन दोनों का, हालांकि क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ था लेकिन तो भी ये एजम्पशन लिया जा रहा है कि उन लोगों ने पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था लेकिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, पहले भी रजिस्ट्रेशन था, दूसरा अब जो लोग सूट फाइल कर रहे हैं यानी बी और सी, ये लोग सूट फाइल कर रहे हैं और इनका नाम रजिस्टर ऑफ फर्म्स में लिखा हुआ है, तो फिर वहां पर वो सूट मेंटेनेबल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट क्या है इस केस लॉ का, अगर फर्म रजिस्टर्ड है और किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, उसके बाद में अगर दोबारा से यानी कि री रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं किया है और उसके बाद अगर कोई भी ट्रांजैक्शन वो लोग करते हैं और उस ट्रांजैक्शन के लिए अगर सूट फाइल करना है तो क्या वो सूट मेंटेनेबल होगा? आंसर इज यस। बस केवल सेक्शन 69 और सबसेक्शन 2 में जो दो रिक्वायरमेंट दी गई है ये दो रिक्वायरमेंट पूरी होनी। आगे देखते हैं। Now, in the above example, what difference would it make if in 2019 B and C had taken a new partner D and then filed a suit against X without the fresh registration? अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब इन्होंने चेंज क्या किया कि कोई भी चेंजेस तो इन्होंने किए नहीं, उसके बाद में इन्होंने एक नया पार्टनर भी इंट्रोड्यूस कर दिया, इन्होंने नया पार्टनर भी इंट्रोड्यूस कर दिया डी। तो अब देखते हैं क्या अब सूट फाइल हो सकता है। तो देखिए, where a new partner is introduced, the fact is to be notified to registrar who shall make a record of the notice in the entry relating to the firm in the registrar of firm, therefore the firms cannot sue as D। अब देखो सेक्शन 62 सॉरी सेक्शन 69 सबसेक्शन 2 में दो रिक्वायरमेंट थी। पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, प्रीवियस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि जो पार्टनर सूट फाइल कर रहे हैं उनका नाम रजिस्टर ऑफ फर्म्स में मेंशन होना चाहिए। तो इन्होंने अभी तक फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो करवाया नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब डी का नाम भी नहीं लिखा हुआ है। तो जब डी का नाम नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर बी सी डी ये लोग कैसे सूट फाइल नहीं कर सकते ना, क्यों? क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। नेम हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ फर्म। इट वाज पॉइंटेड आउट दैट इन द सेकंड रिक्वायरमेंट, देखिए मैंने बताया आपको जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए, हु मस्ट बी ऑल पार्टनर्स इन द फर्म एट द डेट ऑफ सूट। तो जिस दिन सूट फाइल हो रहा है उस दिन रजिस्टर ऑफ फर्म्स में सारे पार्टनर्स का नाम होना चाहिए। तो दोनों पोजीशन इस लॉ की आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं। हाँ, तो देखिए अब हम लोगों का रजिस्ट्रेशन वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डिसोल्यूशन का। तो रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। डिसोल्यूशन वाला जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास कोशिश करेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट की लास्ट क्लास हो, ठीक है। तो तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।